नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेंट एक एग्रीकल्चर अपडेट जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं जो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप एक यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, या आप एक किसान हैं, तो भी आपके लिए ये सेशन बहुत ज़रूरी होने वाला है। और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर भी करना और हमारे सेशन को लाइक भी करना। अच्छा, आज का जो सेशन है वो हमारा किसके बेसिस पर है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ई नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। अब देखो यहां पर है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम है। देखो क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या है, इसको आप समझो। जैसे मान के चलिए मैं एक किसान हूं और मुझे लोन की आवश्यकता है। तो अब क्या होता है कि किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसकी जो फसल है ना वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, या किसान जो है उसकी फसल कई बार बिक नहीं पाती है, या जब तक फसल पकती है तब तक फसल खराब हो जाती है। कई कारण होते हैं और उस केस में उस किसान का जो लोन है वो जल्दी से रीपे नहीं हो पाता। तो अब ये है कि भाई अब इस किसान को लोन कौन देगा? बैंक भी लोन नहीं देगा। बैंक बोलेगा यार इसका लोन जो है वो कल को मतलब रीपे नहीं कर पाया तो क्या करेंगे। अब क्या होता है कि इसका लोन जो है फार्मर का वो रीपे नहीं करने के केस में, अब मेरे साथ में मेरा एक दोस्त है, अब वो दोस्त मेरा बिजनेसमैन है, वो बैंक को बोलता है कि अगर ये लोन वापस नहीं कर पाया तो मैं आपको लोन वापस करूंगा और इस चीज की मैं गारंटी आपको देता हूं। पर यह गारंटी है कि आपको कुछ फीस मुझे देनी पड़ेगी। जैसे मान के चलिए मैंने अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको इसका मतलब 40 पैसा या 1 रुपया मुझे देना पड़ेगा। तो मतलब ये होता है कि लगभग कुछ परसेंट ये एज ए गारंटी के तौर पर लेगा, और अगर कल को मैं लोन रीपे नहीं कर पाता हूं तो उस बैंक को पैसा मतलब ये देगा इंसान। तो यहां पर इसी प्रकार की गारंटी सरकार की तरफ से दी जाती है, लेकिन ये किसके केस में दी जाती है इसको आपको समझना है। अच्छा, पहले तो इस स्कीम को जानना चाहिए आपको कब स्टार्ट हुई है। ये स्कीम आपकी अभी 2025 में ही फरवरी यानी कि लास्ट मंथ में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम में क्या है कि जो आपका एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब जितने भी आपके देश के अंदर बैंक हैं, ये सारे ज़्यादातर आपके लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है इसके अंदर यहाँ पर वैलिड हैं। तो क्या होगा कि अब जैसे मान के चलिए मेरे पास एक अपना प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर फार्मर में हूँ और मैंने एक फसल को उगाया था। अब ये फसल आलू हो सकती है, प्याज हो सकता है, टमाटर हो सकता है, और आप लोग जानते हो कि इन आलू प्याज टमाटर को बेचकर हमें 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया मिलता है जब हम उसको बेचने के लिए जाते हैं हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद, कटाई के तुरंत बाद। लेकिन 1 महीने या 2 महीने के बाद क्या होता है, उसी फसल का दाम 40 रुपए 50 रुपए हो जाता है। तो अब किसान के पास उतना जगह नहीं होता कि वो उसको स्टोर कर सके। तो इसके लिए क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे वेयर हाउस बने हुए हैं, जो कि कोल्ड स्टोरेज हाउस भी हैं और नॉर्मल वेयर हाउस भी हैं। तो जैसे हमारे जो आलू वगैरह हैं या टमाटर है, इनको कोल्ड स्टोरेज हाउस में ही लगाना पड़ेगा अगर हम इनको लंबे समय तक बचा के रखना चाहते हैं। तो अब क्या किया जाता है कि हमारे इन प्रोडक्ट को हम वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं, और इन वेयर हाउस में स्टोर करेंगे तो अब किसान के पास पैसा कहां से आएगा, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो अब क्या होता है कि यहां पर किसान जो है वो वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट स्टोर कर और वहां से एक रसीद ले सकता है कि मेरा इतना माल या इतना प्रोडक्ट मैंने इस वेयर हाउस के अंदर लगा दिया है और ये इसकी रिसिप्ट है। और इस रिसिप्ट को लेकर मैं किसी भी बैंक के पास जा सकता हूं कि मुझे लोन दे दीजिए। अब वो बैंक डिसाइड करेगा कि जैसे मान के चलिए 100 रुपए की चीज है तो उसके ऊपर 75 रुपए या 80 रुपए या 60 रुपए लोन किसान को दे देगा। मतलब अगर मेरी जो जरूरत है अभी के समय की, उसकी जरूरत किसान की, वो पैसा वहां से उसको मिल जाएगा लोन की रूप में, और वो पैसा मैं बाद में अब उस रसीद को वापस ले सकता हूं जब मैं उनको पैसा वापस कर दूंगा, और रसीद लेकर मैं वेयर हाउस में जाऊंगा, वेयर हाउस में जाकर अपना प्रोडक्ट बेचकर हाई रेट के ऊपर और मुझे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो एक प्रकार से ये मेरा यहां पर वेयर हाउस का काम होता है। लेकिन अब क्या है कि किसान जब बैंक के पास जाता है तो बैंक को यह गारंटी नहीं होती कि मार्केट में आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या किसान का प्रोडक्ट उतना अच्छे से रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यहां पर किसान वापस पैसा करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए बैंक राजी नहीं होता। तो बैंक क्या करता है, बैंक यहां पर जल्दी से लोन किसान को नहीं देता। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक ट्रस्ट बनाएंगे
हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन बैंक को गारंटी देगी कि अगर ये किसान पैसा वापस नहीं करता है तो हम आपको पैसा वापस करेंगे। और इसी के लिए ये आपका एक स्कीम को स्टार्ट किया गया है। और इसमें इस स्कीम को स्पॉन्सर कौन करने वाला है? तो डिपार्टमेंट ऑफ जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है, इसके द्वारा इस स्कीम को स्पॉन्सर किया जाएगा। और इसका ड्यूरेशन जो है वो अभी तक के लिए तो 2030-31 तक है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले टाइम में इसको एक्सटेंड भी कर सकती है। और यहां पर लोन एलिजिबिलिटी की बात करें तो लोन एलिजिबिलिटी आपका अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग के लिए है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूं इस चीज को कि किसके लिए कितना है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया कि जो वेयर हाउस रिसिप्ट है वो क्या होती है, तो आपको यहां पर इतना समझना है कि जैसे मान के चलिए एक फार्मर है, वो क्या करेगा, इस वेयर हाउस में जाएगा और अपना मान के चलिए टोमेटो यानी कि टमाटर की फसल अभी जो है मार्केट में आ रही है ना, और कुछ किसान क्या कर रहे हैं, उसको मार्केट के अंदर बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसको 1 रुपए या 2 रुपए उसको पर किलोग्राम का प्राइस मिल रहा है। तो किसान क्या करता है, उसको फेंक देता है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर यहां पर स्टोर कर देगा तो उससे ये वेयर हाउस कुछ चार्ज लेगा, है ना, कुछ ही पैसा लेगा और इसको यहां पर एक रिसिप्ट दे देगा, रिसिप्ट दे देगा। और ये रिसिप्ट जो है वो इस चीज की गारंटी देती है कि भाई इस किसान का यहां पर एक प्रोडक्ट स्टोर है और इस रिसिप्ट के ऊपर यानी कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन होता है कि लगभग 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल जो प्रोडक्ट है वो इसका स्टोर है। अब इस रसीद को लेकर मैं किसके पास जा सकता हूं? बैंक के पास जा सकता हूं और बैंक मुझे क्या कर देगा, लोन दे देगा। समझ में आई बात आपको यहां पर? अब देखिए एक बात यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा यह होगा कि किसान का जो फसल है वो एक तो कम प्राइस पर बिक रही थी, अब किसान उसको स्टोर कर सकता है। पहले उसके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं थी, फसल खराब हो रही थी, तो अब वो खराब भी नहीं होगी। तीसरा यह है कि आने वाले समय में वो ज्यादा प्राइस पर बेचकर और फसल का अच्छा खासा दाम ले सकता है, उसके एवज में उसको ज्यादा पैसा मिल सकता है। और तीसरा, उसको जो अभी पैसे की जरूरत है वो लोन के रूप में बैंक से लेकर और वो उसका फायदा ले सकता है। और एक चीज यहां पर बैंक का यह फायदा होगा कि उसको बिजनेस मिल गया, उसको जब लोन देगा तो कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो जिससे उसका बिजनेस बढ़ेगा। और साथ में यहां पर जो वेयर हाउस वाला है इसको भी फायदा हुआ क्योंकि उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि अब जो फार्मर यहां पर स्टोर करेगा तो वो कुछ पैसा तो इसको देगा, तो उसके बदले में उसको भी फायदा होने वाला है। साथ में ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं उनको एकदम से माल नहीं उठाना पड़ता, तो वो भी यहां पर वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। और उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसको लगती थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती थी, वो उसके ऊपर ज्यादा नहीं लगने वाली है। और साथ में यहां पर गवर्नमेंट के लिए फायदा ये हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट यहां पर एक प्रकार से रूरल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो रूरल डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि किसान की आमदनी पहले बढ़ नहीं रही थी। अब किसान लोन लेकर और इस प्रोडक्ट को यहां पर स्टोर कर सकता है और 1-2 महीने के बाद जैसे ही अच्छा दाम मिलेगा वो उसको बेचकर एक अच्छा दाम है लेकर यहां पर अब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब पैसा सर्कुलेशन में आएगा तो यहां पर एक बड़ा फायदा देश की इकोनॉमी को होता है और इसी के लिए इस स्कीम को एक प्रकार से कह सकते हो स्टार्ट किया गया है। तो यहां अगर हम बात करें तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें स्कोप क्या है। तो स्कोप यही है कि जो आपका लोन है, जैसे कि एग्रीकल्चर कोई है या हॉर्टिकल्चर, जैसे मान के चलिए फल फ्रूट है, सब्जियां हैं या आपके किसान की कोई फसल है, तो उसको वो स्टोर कर सकता है और उसके बदले में वो एक रसीद ले सकता है और उस रसीद के बदले में वो बैंक से लोन ले सकता है। और यहां अगर हम बात करें तो क्रेडिट गारंटी प्रोविजन, अब देखो जो बैंक है, अब बैंक के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसान पैसा वापिस करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जैसे अब मान के चलिए वो रसीद जो थी वो बैंक के पास जाएगी। अब बैंक क्या करेगा, उस रसीद को रख लेगा, लेकिन मान के चलिए आने वाले समय में उस फसल का प्राइस बढ़कर ना और वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो अब क्या होगा, बैंक के लिए तो समस्या हो गई, बैंक के लिए पैसा वापस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक के पास जो गारंटी है वो केवल और केवल क्या होगी, वो केवल एक रिसिप्ट ही होगी। उस रिसिप्ट के अंदर जितना प्रोडक्ट है उसको बेचकर बैंक अपना पैसा कवर कर सकता है, लेकिन उसका प्राइस कम होने के कारण अब उतना पैसा उसको नहीं मिलने वाला। तो यहां पर बैंक के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए यहां पर एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी बनाई गई है और अब क्या होगा, बैंक अपना जो भी लोन इस स्कीम के तहत देगा, इस रिसिप्ट के द्वारा किसान को देगा, वो अपने बैंक के लोन को यहां पर क्या कर सकता है, एक गारंटी ले सकता है कि कल को अगर ये लोन या पैसा वापस नहीं आता है तो ये ट्रस्ट मुझे क्या करेगा, ये पैसा देगा। तो यही गारंटी यहां पर मिलेगी। तो अब किसान के लिए बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि बैंक की प्रॉब्लम खत्म हो गई कि कल को किसान पैसा नहीं देगा तो मुझे इस गवर्नमेंट की जो ट्रस्ट है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है इससे पैसा मिल जाएगा। अब यहां पर देखो रिस्क कौन कौन से कवरेज होंगे, तो एक तो जो पैसा वापस नहीं आया, या फिर मान के चलिए जो वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उस फसल को आग लग गई या किसी वजह से वो खराब हो गई, तो भी यहां पर आपका बैंक अगर पैसा पूरा नहीं कवर कर पा रहा है तो बैंक को वापस पैसा कौन देगा जी, वो ये ट्रस्ट देगी। अच्छा, अब यहां पर ट्रस्ट जो है टाइम टाइम पर ये भी ध्यान रखेगा कि ये जो लोन यहां पर जैसे मान के चलिए गारंटी जो दी जा रही है इसको रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर कोई भी अनलॉफुल मतलब एक गलत तरीके से बैंक के द्वारा अगर इसको प्रोसीड किया गया तो यहां पर बैंक के द्वारा उस ट्रस्ट के द्वारा वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी की जा सकती है। लेकिन इसके लिए यहां पर ध्यान रखना कि बहुत जरूरी है कि वो चीज अगर गलत है तभी। अच्छा, इसके लिए टोटल फंड आपका कितना दिया गया है, तो 1000 करोड़ रुपए इसके लिए अभी तक फंड आपका दिया गया है। और स्कीम कब से कब तक है, तो 2030-31 तक स्कीम है। अच्छा, क्रेडिट गारंटी फंड की बात करें तो यहां पर याद रखना एक ट्रस्ट इसके लिए ये आपकी बनाई जा रही है क्रेडिट गारंटी फंड के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके लिए कौन होगा, सेटलर होगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें रोल प्ले करेगी। और यहां पर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एनसीजीटी जो है ट्रस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन करेगी, जो कि यहां पर जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस या स्कीम की गाइडलाइंस है उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और यहां पर ये जो मैनेजिंग कमेटी है, इस मैनेजिंग कमेटी का यही काम होगा कि भाई आपकी जो स्कीम है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, और जो भी आपकी गाइडेंस यहां पर प्रोवाइड करवानी है वो इस स्कीम के लिए क्या क्या होने वाली है। अब यहां अगर हम बात करें तो इस मैनेजिंग कमेटी के अंदर कौन कौन आपके पर्सन होंगे, तो जैसे आपका WDRA के चेयरपर्सन हो सकते हैं, एक तो वो मेन चेयरपर्सन ही होंगे इसके अलावा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा यहां पर डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव IBA के, और इसके साथ जो CGM है यहां पर नाबार्ड के, और इसके साथ में जो यहां पर डोमेन एक्सपर्ट और आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रस्ट कंपनी के, ये सारे इसके क्या होने वाले, मेंबर होने वाले हैं किसके, जो इस मैनेजमेंट कमेटी के हेड होंगे। ठीक है, अब यहां पर मैनेजमेंट कमेटी के हेड कौन होंगे, जो आपके WDRA के चेयरपर्सन होंगे, वही इसके चेयरपर्सन भी होंगे इस मैनेजमेंट कमेटी के, और वही लोग डिसाइड करेंगे कि भाई इस स्कीम के अंदर क्या क्या गाइडलाइन होंगी और ये स्कीम प्रॉपर रूप में इंप्लीमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अब अगर हम बात करें तो जैसे मान के चलिए कि जो आपका एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगा, तो एलिजिबिलिटी यहां पर दो प्रकार से है, एक तो नॉर्मल जो जनरल कंडीशन में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और जो आपका यहां पर दूसरा आ जाता है MSME, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, FPO या आपके कोऑपरेटिव। तो देखो जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि अगर यहां पर आपका लोन अमाउंट 75 लाख है तो उस केस में वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वगैरह जिसके अंदर भी जाएगा, जो RBI की गाइडलाइन है वो डिसाइड करेंगे, उसी के अंडर में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है आपका इनेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट में, वो इस कैटेगरी में जाएगा। और दूसरा जो इन लोगों को लोन दिया जाएगा वो यहां पर दो प्रकार से हो सकता है, मतलब एक प्रकार से तो ये है कि भाई जो ये लोन इनके लिए या फिर इनके द्वारा जो लिया जाएगा EWF जो आपका यहां पर नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना हो सकता है, 2 करोड़ रुपए हो सकता है, यानी कि 200 लाख हो सकता है। तो ये दो गाइडलाइन अलग अलग है यहां पर। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर याद रखना कि इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 3% मैक्सिमम लगाया जा सकता है किसी भी बैंक के द्वारा, यानी कि इससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जा सकता। जो लोन दिया जाएगा किसान को, उस किसान को लोन देने के केस में जैसे मान के चलिए आपका 3% इंटरेस्ट रेट ही मैक्सिमम लिया जा सकता है। और इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक होंगे जिनका MCLR जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, अभी तक एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में उन बैंकों के द्वारा केवल 1% ही मैक्सिमम आपका इंटरेस्ट रेट लिया जा सकता है। और वहीं पर बाकी मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करेगी कि भाई इंटरेस्ट रेट कितना होगा, और आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट को चेंज भी किया जा सकता है। अगर अच्छा इसमें लोन जब लिया जाता है तो किसान से क्या उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह जब्त की जाएगी या उसकी प्रॉपर्टी को आपका एक प्रकार से प्लेज किया जाएगा, नहीं। इसमें केवल और केवल आपका क्या प्लेज किया जाएगा, जो भी आपकी कमोडिटी है, जो आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस में स्टोर किया गया है, उसी को ही प्लेज किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी चीज यहां पर प्लेज नहीं की जा सकती है। और इसीलिए यहां पर सबसे बढ़िया बात यह है कि किसान का कल को लॉस नहीं होगा, उसको कम से कम 75-80% पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर नॉन एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो नॉन एलिजिबिलिटी ये होती है कि भाई जो भी आपका इस स्कीम के अंडर में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई और बेनिफिशियरी स्कीम के अंदर कवर्ड है, जो स्कीम आपकी RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है, और उस स्कीम के अंदर वो बेनिफिट ले चुका है, फायदा ले चुका है, तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो आपकी क्रेडिट गारंटी कवर कितना होगा, तो याद रखना जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर, वुमेन, SC/ST फार्मर्स होंगे, उनके केस में 3 लाख तक की अमाउंट के लिए 85% कवरेज यहां पर मिलेगा।
और वही आपका जो 3 लाख से 75 लाख तक का लोन है उसको आपका 80% कवरेज मिलेगा। यानी कि बैंक का अगर नुकसान हो जाता है तो लगभग 85 रुपए 100 में से वापस मिल जाएंगे अगर वो 3 लाख तक रुपए हैं, और अगर वो 3 से 75 लाख के बीच में है तो 80 रुपए वापस मिल जाएंगे 100 में से। और वही अगर 75 लाख से 2 करोड़ है तो उस केस में जो एफपीओज वगैरह हैं तो उनके केसेस में आपकी अमाउंट 2 करोड़ तक जा सकती है, आपको अभी बताया था। तो वहां पर आपका 75% वापस मिल जाएगा बैंक को। अगर वो बैंक वापस नहीं कर पाता है या फिर आपका किसान वापस नहीं कर पाता है तो उस केस में, या फसल खराब हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो उन केसेस के अंदर। अब अगर हम बात करें तो गारंटी फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो गारंटी फीस यहां पर याद रखना कि हर महीने रिवाइज होगी और हर महीने इस स्कीम के तहत जितना लोन दिया गया है बैंक के द्वारा उसका लगभग आपका बाकी किसानों के लिए 0.4% और जो आपके नॉन फार्मर बोरोवर हैं उनके केस में 1% गारंटी फीस बैंक के द्वारा इस ट्रस्ट को आपकी डिपॉजिट करवाई जाएगी और डिपॉजिट करवाने के बाद ही ये आपका कवरेज किया जाएगा। और यहां अगर हम बात करें तो गारंटी जब हो जाएगी, जैसे मान के चलिए अब नॉन रिफंडेबल ये फीस होती है, मतलब कभी भी इसको फीस को वापस नहीं किया जाएगा, चाहे वो लोन मिलता है चाहे वो लोन नहीं मिलता है वो बाद की बात है, लेकिन ये गारंटी फीस रिकवर नहीं की जा सकती है, बैंक इसको क्लेम नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो आपका यहां पर है नो रिफंड ऑन द लोन प्री क्लोजर, अगर मान के चलिए कोई किसान पहले ही लोन को रीपे कर देता है, लोन मान के चलिए किसान ने लिया था 5 लाख का और किसान ने वापस 5 लाख पे कर दिए बैंक को, अब यहां पर बैंक इस चीज की क्या नहीं कर सकता, यहां पर गारंटी नहीं ले सकता है। मतलब बैंक को तभी पैसा मिलेगा जब किसान अपना पैसा नहीं चुका पाता, तो वहां पर किसान के द्वारा अगर पैसा नहीं दिया जाता बैंक को तब ये ट्रस्ट जो है वो बैंक को आपका जो है पेमेंट करने का काम करेगी। अच्छा, क्लेम सेटलमेंट जो है, वैसे तो क्लेम सेटलमेंट आपका तब होगा जब प्रॉपर्ली उसकी गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा, अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं की जाएगी तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लेम सेटलमेंट हो जाता है तो वहां पर क्या होगा, 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा। अगर वो 75 लाख तक रुपया है तो पहली इंस्टॉलमेंट में 75% पैसा मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए 1 लाख रुपया है तो 75,000 उसको मिल जाएगा और वहीं पर बाकी जो 25,000 है वो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। लेकिन अगर वो 75 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो पहला उसको यहां पर क्या मिलेगा, मान के चलिए 1 करोड़ रुपए है तो उसमें से 60 लाख रुपए तो पहली इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा, बाकी 40 लाख रुपया सेकंड इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका बैंक को पैसा जाएगा ट्रस्ट की तरफ से, ये आपका रूल एंड रेगुलेशन रहेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो शेयरिंग ऑफ रिकवरी अमाउंट, अब जैसे मान के चलिए किसान बोलता है कि भाई मैं तो पैसा वापिस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फसल का दाम क्या हो गया, कम हो गया। अब मान के चलिए उसने टमाटर वहां पर स्टोर हाउस में लगाए थे, टोमेटो था, अब ये टमाटर का प्राइस पहले तो था 1 रुपया, लेकिन अभी प्राइस हो गया इसका 0.5 रुपए पर किलो, यानी कि आधे रुपए पर किलो। अब क्या है, बैंक इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकता है और मार्केट में बेचकर क्या करेगा, उससे कुछ रिकवरी तो मिलेगी उसको। मान के चलिए प्रोडक्ट पहले 1 लाख का था, अभी 50,000 रुपए बैंक को वापस मिल गए, किसके द्वारा, जब उसने टमाटर को बेच दिया। तो ये जो आपका रिकवरी अमाउंट है उस रिकवरी अमाउंट का कुछ हिस्सा ट्रस्ट को भी देना पड़ेगा बैंक को। ऐसा नहीं कि बैंक सारा का सारा अपने पास है रख लेगा, और बैंक अगर पैसा वापस नहीं करता है, बैंक इस अमाउंट को आपका ट्रस्ट को नहीं देता है, तो जितने दिन वो लेट करेगा उसके हिसाब से 10 रुपए पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। किसको, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिवाइज भी कर सकती है, जो भी ट्रस्ट होगी उसको पैसा वापस से करना पड़ेगा। और रिफंड ऑफ क्लेम की बात करें, जैसे मान के चलिए बैंक के द्वारा जो पैसा क्लेम किया गया, बैंक ने बोला कि भाई मेरा यहां पर लॉस हो चुका है, किसान ने मेरे को पैसा वापस नहीं किया, तो ट्रस्ट अगर आपकी डिले करती है पैसा देने में तो फिर ट्रस्ट को भी 10% के हिसाब से आपका क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो ये यहां पर आपका रूल एंड रेगुलेशंस होता है जिसके अकॉर्डिंग यहां पर पूरा का पूरा क्लेम सेटलमेंट और बाकी चीजें रहेंगी। तो ये आपका एक प्रकार से क्रेडिट गारंटी फंड है और जो कि बहुत अच्छी स्कीम है। मान के चलिए कोई किसान है वो अपनी फसल को एक टाइम पर नहीं बेचना चाहता है और उसको बाद में बेचकर एक अच्छा खासा अर्निंग करना चाहता है, तो वो आपका रिसिप्ट लेकर बैंक से लोन ले सकता है और बैंक लोन उसको आसानी से दे देगा। क्योंकि कारण ये है, क्योंकि अभी फायदा ये है कि अभी बैंक को आपकी गारंटी मिल रही है इसके बदले में। तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उम्मीद है कि आपको पूरा सेशन पसंद आया। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। आने वाले समय के अंदर हम और भी अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।